मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। इस क्लास के अंदर अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके सामने सारे के सारे। इसका वन शॉट क्लास होने वाला है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, तो आपको पूरी की पूरी देखना है वीडियो को। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अपन ने सबने मिलकर 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का जो टारगेट ले रखा है 31 तारीख से पहले पहले, मुझे उम्मीद है आपके सामने आप इस टारगेट को पूरा करवाओगे। ज्यादा दूर नहीं, अपन 2-3,000 सब्सक्राइबर पूरे करने। आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दोगे तो 25,000 सब्सक्राइबरों का जो अपना टारगेट है वो आपके सामने अचीव हो जाएगा भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, जो कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने प्रोडक्ट खरीद लो भाई। साथ के साथ आपके सामने काफी बच्चों का आपके सामने जो पीडीएफ डाउनलोड करने का सवाल आता है, सर हमें पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो कहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में आप कर पाओगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फिर ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन पे क्लिक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन है, कौन सा, सर्च वाला ऑप्शन है, और यहाँ पर सर्च कर लेना इंडियन। जैसे आप इंडियन सर्च करोगे, यहां पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से 5th सेमेस्टर की जो पीडीएफ पड़ी होगी, जाओ और जाकर आपके सामने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इस पे क्लिक करोगे भाई, आपके सामने देखने को मिल जाएगी। और काफी बच्चों को यहाँ पर नहीं मिलती है तो नीचे की तरफ मैंने भाई लिंक भी प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से जाकर पढ़ लेना। पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है, तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मुझे कहां से कंटेंट मिलेगा। इसी के पीडीएफ के अंदर सारा का सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने क्लास को। पहला है आपके सामने यूनिट फर्स्ट, जिसमें मनु और कौटिल्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसका पहला प्रश्न है मनु कौन थे। कौन सा प्रश्न है, मनु है वो कौन थे, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आता है। मनु प्राचीन भारत की विविधता माने जाते थे। मनु है, उनको क्या माना जाता था, जो हमारा प्राचीन भारत है, एंशियंट इंडिया है, उसकी आपके सामने विधिदाता क्या आपके सामने, जिन्होंने आपके सामने क्या किया था, अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांतों को, नियम को, हमारे समाज को, राजनीति को सबसे पहले समझाने का जिस व्यक्ति ने काम किया था वो कौन थे, आपके सामने मनु थे भाई। समझ में आ गया। इन्होंने सामाजिक, धार्मिक, नैतिकता और नियमों की संहिताबद्ध किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो हमारे समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक गुण पाए जाते हैं, वे हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज की धार्मिकता कैसी होती है, हमारे समाज में आपस में लोग किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं, और जो मोरल आपके सामने कैपेसिटी है, जो मोरल आपके सामने जो नैतिक नियम है, मोरल रूल्स आपके सामने, उन सबको क्या किया था, एक जगह एकजुट करने का काम किया गया था। किसके द्वारा, मनु के द्वारा। समझ में आ गया। तो हमारे भारत के जो प्राचीन सभ्यता कैसी थी, हमारा समाज कैसा था, हमारी धार्मिकता कैसी थी और हमारी नैतिकता कैसी थी, उसके बारे में आपको बताया गया है। मनुस्मृति में उनके विचारों को स्रोत किया गया, मुख्य स्रोत है। मतलब जो मनु के विचार किसमें लिखे गए थे, जो मनुस्मृति है उसके अंदर आपके सामने जो मनु के जो विचार है वो आपके सामने रखे गए थे। समझ में आ गया। तो मनु कौन थे भाई, प्राचीन भारत के आपके सामने विधिदाता के रूप में मनु को जाना जाता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जो जीवन के नियमबद्ध होते हैं, नियम संहिता जो नियम है उनको आपके सामने बांध कर रखा गया था। साथ के साथ मनुस्मृति में उनके विचारों को क्या किया गया था, विचारों के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति किताब है और एक किताब के अंदर भारत समाज कहे को है, धार्मिकता कहे क्यों करती रूट है में, नैतिकता, संस्कार कहे का करता लोगों का उसका बारे में बताया गया है, या मनुस्मृति किताब है। मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथ है। मतलब मनुस्मृति वो क्या, अपने भारत जो की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसके लिए प्राचीन जो हिंदू धर्म है उसका विधि ग्रंथ है। उसका विधि ग्रंथ क्या होता है भाई, आपके सामने उसको जो मानने वाला, उसको जो उसके विधि नियम कायदों के अनुसार चलने वाला एक प्रकार का ग्रंथ है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, हमारा समाज कैसा होता है, हमारी आश्रम प्रणाली, हमारी जो आश्रम प्रणाली है, जो जिसमें आपके सामने वर्ण, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इस प्रकार के जो 4 आश्रम हुआ करते थे, एक व्यक्ति का जो जीवन जीने का जो तरीका होता था उसके बारे में बताया गया है।
लोगों का धर्म कैसे हुआ करता था, लोगों को किस तरीके से अपना धार्मिक जीवन जीना होता था, उसके बारे में बताया गया है। और दंड और सामाजिक कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसके बारे में? कि जो लोग हैं उनको किस किस प्रकार का दंड दिया जाता था उसके बारे में, और लोगों को किस तरीके से अपने सामाजिक कर्तव्य, लोगों को कैसे अपने सामाजिक कर्तव्य को निभाना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया। मनुस्मृति भारत है उसका आपके सामने हिंदू, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, इसमें उस समय की वर्ण व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, आश्रम प्रणाली कैसी हुआ करती थी, और धर्म और दंड और सामाजिक कर्तव्यों का बारे में पूरा का पूरा वर्णन मिलता है। मनु के अनुसार धर्म का अर्थ क्या होता है? मनु के अनुसार धर्म सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले नैतिक नियम है। मनु के अनुसार धर्म क्या भाई? आपके सामने जो हमारा समाज है उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो नैतिक नियम, जो नैतिक जो कर्तव्य होते हैं, उसको जो नैतिक नियम बनाए जाते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। मतलब हमारी मनु के अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज में जो हमारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं उनको बनाए रखने के लिए जो नैतिक नियम बनाए गए हैं उसी को क्या कहा जाता है भाई? धर्म के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति समाज और दोनों को अनुशासित करता है, धर्म थे। एक बात सोचो, थे गलतियों भी अगर कोई आदमी ने परेशान या कोई जानवर ने परेशान करके सोचो, थारा मन में क्यों है भाई मेरे पाप लाग जाओ, हुआ ना थारे मन में कहीं हुआ है? ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, है ना। तो समाज को नैतिकता से, मतलब समाज है उन अनुशासित तरीके से चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? धर्म का उपयोग होता है। और कोई भी आदमी, एक बात सोचो, धार्मिक प्रवृत्ति को नहीं है वो आदमी गलत काम करोगे मेरे साथ, चोरी डकैती से कुंड रहो, है ना, कोई भी गलत काम करोगे, तो सारे के सारे चीज आपके सामने क्या होते हैं? जो समाज को व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो संस्कार, जो नैतिक नियम बनाए गए हैं, जिससे हमारा समाज और व्यक्ति दोनों के दोनों अनुशासित रहे, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत व्यभिचार के अंदर नहीं पड़े। इसीलिए किसका नियम, इसी को किसके नाम से जाना जाता है? धर्म के नाम से जाना जाता है। मनु के अनुसार राज्य की क्या अवधारणा थी? मनु के अनुसार राजा धर्म का रक्षक होता है। मनु ने क्या माना? कोई भी जो राजा होता है ना वो क्या होता है आपके सामने भाई? कोई भी धर्म होता है उसका रक्षक होता है। मनु ने क्या माना? राजा होता है ना वो कोई भी धर्म का रक्षक होता है, उसका कर्तव्य होता है न्याय, शांति और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। मनु के अनुसार राजा कौन होता है भाई? आपके सामने जो राजा होता है ना वही धर्म का रक्षक होता है। मनु के अनुसार कोई भी राजा है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, सबसे पहले उसको अपने समाज में बढ़िया से चलना चाहिए। जहाँ एक बात सोचो, कोई घर में है जी, घर में अगर मान ली कोई माता पिता गलत व्यवहार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उनका बच्चा तो करेगा, है ना। ये कहते हैं कि भाई उसके तो माता पिता ही ऐसे हैं इसलिए वो तो करेंगे। तो अगर किसी भी जो आपके सामने समाज में, उनका रक्षक कौन होता है भाई? समाज का, आपके सामने प्रजा का राजा। तो राजा अगर गलत तरीके से व्यवहार करेगा, व्यभिचार करेगा, तो क्या प्रजा सही रह सकती है? नहीं रह सकती। तो मनु ने यही बताया कि धर्म के अनुसार सबसे पहले किसको चलना पड़ेगा भाई? राजा को। अगर राजा धर्म के अनुसार चलेगा ना तो प्रजा भी धर्म के अनुसार ही चलेगी। तो राजा धर्म का रक्षक होता है, उसको धर्म के अनुसार चलना सबसे पहले जरूरी है। और उसका कर्तव्य न्याय, शांति और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। मनु के अनुसार राजा का कर्तव्य होता है कि वो समाज को न्याय व्यवस्था के अनुसार, शांति व्यवस्था के अनुसार और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सभी की सभी चीजों को चला कर रखे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? राजा का यही कर्तव्य कि न्याय, शांति और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पूरे के पूरे समाज को लेकर चले, वही राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है। वर्ण व्यवस्था में मनु के क्या विचार है? वर्ण व्यवस्था में मनु के क्या विचार है भाई? मनु ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया। मनु ने क्या किया भाई? हमारा जो समाज होता है ना उसको अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे जो अलग अलग प्रकार की जातियों में कहा जाता है, मनुस्मृति वो पहला भारतीय ग्रंथ हुआ करता था जिसने जातियों के बारे में वर्णन किया गया। तो काफी वर्गों का इसका घोर विरोध भी किया जाता है भाई। तो मनु ने क्या किया? समाज को अलग अलग जातियों में बांट दिया, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभाजित किया गया, है ना। और प्रत्येक के कर्तव्य को निश्चित किया, और प्रत्येक कर्तव्य है उसको सुनिश्चित करने का काम किया गया। मतलब ब्राह्मण भाई आपके सामने पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम करेंगे, क्षत्रिय वो रक्षा करने का काम करेंगे, वैश्य जो आपके सामने व्यापार करेंगे, और जो शूद्र है वो इन सबकी सेवा किया करते थे। दंड व्यवस्था पे मनु का क्या दृष्टिकोण है? दंड व्यवस्था है उस पे मनु का क्या दृष्टिकोण होता है? मनु दंड को सामाजिक अनुशासन का साधन मानते थे। मनु है वो आपके सामने जो दंड होता है उसको क्या मानते थे? सामाजिक अनुशासन का साधन मानते थे, और अपराध के अनुसार दंड देने पर जोर देते थे। और किस चीज पर जोर देते थे भाई? अपराध के अनुसार दंड देने का जोर देते थे। मतलब
सीधी सीधी बात है, मनुया कहा कर, तो अगर कोई ज्यादा कुछ मत करना है तो उका लाठी लेके टांग तोड़ने में कोई दिक्कत को नहीं। समझ में आ गई। तो यही कहते थे, अगर कोई व्यक्ति है, समाज तभी चल सकता है जब सभी के सभी लोग अनुशासन से चले। समाज कब चलेगा? जब सभी के सभी लोग आपके सामने अनुशासन के हिसाब से चलेंगे, तभी आपके सामने सारा का सारा समाज चलता है। और अपराध के अनुसार दंड देने पर भी जोर देते थे। और किस चीज पर जोर देते थे भाई? आपके सामने जैसे लोग अपराध करेंगे उसी के अनुसार उन्हें दंड देना चाहिए, यह भी मनु का मानना था। अगले वाला प्रश्न है, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य मौर्य समाज के महान राजनीतिक माने जाते हैं। कौटिल्य कौन थे भाई? आपके सामने जो मौर्य समाज है, कौन सा समाज आपके सामने? मौर्य समाज है, उसके सबसे महान राजनीतिक के रूप में कौटिल्य को माना जाता है, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौन थे आपके सामने? जो अर्थशास्त्र है उसके लेखक माने जाते हैं। कौन आपके सामने? कौटिल्य। समझ में आ गया आपको अच्छे से? भाई जो मौर्य जो साम्राज्य हुआ करता, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी नींव रखी, उसको नींव रखाने में सबसे ज्यादा मदद किसने की थी भाई? कौटिल्य ने। क्यों? छोटे से थे चंद्रगुप्त मौर्य भाई, वो तो किसी राजवंश से भी नहीं आते थे। उनको उस राजा परंपरा के बराबर बनाए रखने का काम किसके द्वारा किया गया था? कौटिल्य के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया। और उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र नामक जो कहानी है, जो लेख है आपके सामने, साहित्य, उसकी रचना की गई थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ किस विषय पर? जो अर्थशास्त्र जो आपके सामने ग्रंथ लिखा गया है, वो किस विषय पर लिखा गया है? सबसे पहले तो ये बताना। अर्थशास्त्र में राज्य प्रशासन, कर व्यवस्था व कूटनीति, सैन्य नीति और आर्थिक प्रबंधन की विवेचना है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो किस चीज पर आपके सामने? अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में बताया गया है, अलग अलग प्रकार का जो प्रशासन होता है उसके बारे में बताया गया है, कर व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और कूटनीति और सैन्य नीति के बारे में बताया गया है। मतलब अर्थव्यवस्था में जो अर्थशास्त्र है उसमें सारी की सारी चीजों का बखान किया गया है कि कोई भी समाज होता है उसमें राज्य में लोग कैसे रहते हैं, उस राज्य में लोग कैसे रहेंगे, है ना। मौर्य साम्राज्य में लोग कैसे रहते थे, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे हुआ करता था, वहां की कर प्रणाली कैसी हुआ करती थी, और राजा को कूटनीति का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, सैन्य नीति क्या होती है, सभी के सभी चीजों को किसमें बताया गया है? अर्थशास्त्र में बताया गया। कौन से शास्त्र में बताया गया भाई? अर्थशास्त्र में सारी की सारी चीजों को बताया गया है। अगले वाला प्रश्न है, कौटिल्य की राज्य की परिभाषा क्या है? कौटिल्य के अनुसार राज्य क्या होता है? कौटिल्य के अनुसार राज्य 7 तत्वों से बना रहता है। मतलब कौटिल्य ने क्या बताया? कोई भी राज्य होता है ना, वो 7 अलग अलग प्रकार के आपके सामने तत्वों से बना रहता है, जिसमें राज्य होता है, जिसमें कौन होता है? राजा होता है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी है। कौन सा सिद्धांत है? सप्तांग सिद्धांत है, जिसमें क्या बनाया गया है? कोई भी राज्य वो 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आता है उसमें राजा। कौन आता है सबसे पहले? राजा। फिर कौन आता है भाई? मंत्री। फिर कौन आता है? जनपद। मतलब जनपद का अर्थ कौन से होते हैं? जनता। फिर क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग क्या करता है भाई? प्रजा और राजा को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है दुर्ग। फिर क्या होता है? कोष। कौटिल्य के अनुसार कोष में क्या होता है? धन इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई राज्य आपके सामने अगर कर नहीं लगाएगा तो भी जिंदा नहीं रह सकता, और कर ज्यादा लगा देगा तो भी जिंदा नहीं रह सकता। एक राजा को एक राज्य को क्या चाहिए? सेना। अगर कोई भी राज्य की सेना मजबूत होगी तो उससे क्या होगा भाई? आपके सामने दूसरा राजा है वो उससे घबराएगा, है ना। जो बड़ा राजा भाई, अगर कोई छोटा छोटा राज्य है ना, वो तो आपके सामने उसकी सेना मजबूत होगी तो उससे युद्ध करने से लड़ेगा, क्यों? उसको पता है कि वो उससे क्या कर सकता है? लड़ाई कर सकता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के राज्यों को तो आप संधि के द्वारा बना सकते हो। अगर आपकी सेना मजबूत होगी, बड़ा राज्य भी अगर आप पे आक्रमण करेगा तो आपकी सेना को मजबूत रखो, आप उससे जीत सको, और आपके सामने बड़ा राज्य भी आपसे लड़ाई करने से डरेगा। अगला कौन है? मित्र। आपको यह पता होना जरूरी है कि आपके राज्य में आपका मित्र कौन है और शत्रु कौन है। अगर आपको जिस दिन ये पता है कि आपके मित्र और शत्रु कौन है, आपका राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसको सप्तांग सिद्धांत बोला जाता है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने यही माना कि सबसे जरूरी है राजा। राजा का काम होता है नियम और अनुशासन से चलकर राज्य को चलाना। मंत्री का काम होता है जो राजा के द्वारा राजा की मदद करना। प्रजा है वो आपके सामने अनुशासन और राज्य के अनुसार चलनी चाहिए। राजा के कर्तव्य पर कौटिल्य के क्या विचार हैं? कौटिल्य राजा को प्रजा का सेवक मानते हैं। कौटिल्य क्या मानते हैं? राजा वो क्या होती है? राजा कौन होता है? जो प्रजा होता है उसकी सेवक के रूप में माना जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य ने राजा को क्या माना कि भाई प्रजा को सेवक करने वाला होता है। वो खुद ऐसे नहीं कि आपके सामने उसी पर राजपाट पर गद्दी पर बैठ जाए और आपके सामने दुर्व्यवहार करे, ऐसा काम नहीं होता आपके सामने राजा का। राजा का काम यही है कि वो प्रजा की सेवा करे। क्या करे? प्रजा है, जनता, उसकी सेवा करे, यही राजा का प्रमुख कार्य होता है, जिसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है? जन कल्याण।
राजा का मुख्य काम क्या है? जनता की कल्याण करना। जनता आपके सामने राजा का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है? जनता का कल्याण करना, जन कल्याण करना राजा का प्रमुख कार्य होता है। कौटिल्य के कूटनीति क्या है? कौटिल्य की कूटनीति क्या बताई थी? कौटिल्य ने बताया था अगर आप कोई भी राज्य चला रहे हो तो राजा को जरूरी नहीं कि वो हर समय आपके सामने भाई सही रहे, धार्मिक दृष्टि से चले, कभी कभी उसको अधर्म का भी पालन करना पड़ सकता है। क्यों? काफी बार साम, दाम, दंड और भेद। श्याम मतलब आपके सामने किसके माध्यम से? अच्छे व्यवहार के माध्यम से। कोई राजा उसको मित्रता के माध्यम से, संधि के माध्यम से आप मना सकते हो। देखो मैं थाने बताऊं, कोई भी थारो भाई लो है वो कुछ मत बहुत करे तो क्या मना उसको पहले उन पुचकार के समझा दे कि भैया यहाँ कया को नहीं फायदो निकलिया करे। फिर अगर नहीं माने तो कोई भी आदमी चुप कराने के लिए हफकी को प्रयोग कर सका, 2 रुपया देके चुप करा सका, रुपया देके चुप करा सका। अगर फिर भी नहीं माने तो दंड दे सका, परेशान करके उन आपका सामने बुला के पुचकार के चट्टू सलटा के। और भेद, कोई ना कोई आपके सामने अगला क्या, कोई ना कोई उसकी ऐसी गलती के बारे में पता कर लो जो डरा दियो कि अगर यह गलती मैं थाला घर का बता दूं या बात कई बार क्या करो ना तो की को प्रयोग करो? भेद को प्रयोग कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने करके आप क्या कर सकते हो? कूटनीति का प्रयोग करते हो। अर्थशास्त्र में जासूसी व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण थी? कौटिल्य के अनुसार जासूसी व्यवस्था राज्य की सुरक्षा व राजनीतिक नियंत्रण की आवश्यक थी। मतलब कौटिल्य ने क्या माना? जो जासूसी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है? जो जासूसी व्यवस्था है वो कोई भी राज्य के लिए सुरक्षा के लिए और उसका प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। मतलब कौटिल्य ने यह माना जो जासूसी व्यवस्था होती है वो कोई भी राज्य की सुरक्षा करने के लिए और उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियंत्रण करने के लिए जरूरी होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जासूसी व्यवस्था किस लिए महत्वपूर्ण होती है? आपके सामने राज्य की सुरक्षा करने के लिए और प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी होती है। मनु और कौटिल्य में क्या अंतर है? मनु धार्मिक नैतिक दृष्टिकोण रखते थे। मनु का कैसा आपके सामने दृष्टिकोण हुआ करता था? धार्मिक दृष्टिकोण हुआ करता था। मनु और कौटिल्य में क्या अंतर है? मनु धार्मिक नैतिकता को मानते थे। मनु का तो सिर्फ एक ही कहना था अगर राज्य को चलाना ना तो आपको भाई धार्मिक व्यक्ति होना पड़ेगा। समझ में आ गया? राजा को खुद को धार्मिक होना पड़ेगा। कौटिल्य सीधी सीधी बात करते थे कि जैसे जरूरत हो, जैसी सिचुएशन हो वैसा काम करो। जरूरत पड़े तो आदमी का कुनी भी मार दो, जरूरत पड़े तो पिसा का माध्यम बना लियो, जरूरत पड़े तो नया खो। यह बात है ना तो उन बता दूं, समझ में आ गई ना? और जरूरत पड़े तो उसको पुचकार के संधि के माध्यम भी मना सकते हो। जैसा जरूरत है उसी हिसाब से काम करने की बात करते थे। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य का आर्थिक विचार क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कौटिल्य ने राज्य समृद्धि और सुशासन का आधार माना और कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। हमारा जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था तभी से आपके सामने हमारे समाज में क्या कर व्यवस्था या जो कर प्रणाली है वो चला करती थी। कौटिल्य ने क्या माना कि कोई भी राज्य के पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जो धन संपदा से आपके सामने वो जितना ज्यादा समृद्धशाली होगा उतना ही अच्छे से चलेगा। क्या? उतना ही वही जो राज्य है वो अच्छे से चलेगा, सुशासन से चलेगा और उसकी कर व्यवस्था जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा व्यवस्थित होगी उतनी ज्यादा उसके पास पैसा आएगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही अच्छे से राज्य है वो चलता है। समझ में आ गया? मनु और कौटिल्य के आधुनिक महत्व के बारे में बताइए। दोनों विचारक भारतीय राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है। मतलब मनु और कौटिल्य दोनों के दोनों विचारक आपके सामने जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी आपके सामने आधारशिला है, मतलब उनकी बेस माना जाता है भाई। दोनों ने भारतीय राजनीति के अंदर क्या किया था? भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। और प्रशासन कानून व नैतिकता को समझने में सहायक होता है। उनके द्वारा दिए गए नियम है वो हमारे प्रशासनिक दृष्टिकोण को, किसको? प्रशासन समाज में कैसे चलता है, कानून कैसे चलता है और नैतिकता कैसे चलती है उसके बारे में समझाने में मदद की थी। किसके द्वारा? मनु और कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? मनु और कौटिल्य के द्वारा हमारे समाज है वो कैसे चलता है, उसमें प्रशासन कैसे चलता है, कानून और नैतिकता कैसे चलती है उसके बारे में किसने बताया था? मनु और कौटिल्य के द्वारा। चलिए बच्चों आपके सामने अब अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन आपके सामने क्लासों को। पहला है राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय कौन थे उससे संबंधित आपके सामने जो प्रश्न देखें तो पहला कौन था? राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के सामाजिक सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाता है। राजा राम मोहन राय कौन थे आपके सामने? जिसे भारतीय का जो आधुनिक समाज है, भारत की जो आधुनिक भारत है उसके समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में माना जाता है।
अब मुझे यह बताओ, आपके सामने देखो, जो सती प्रथा है उसके उन्मूलन में जो राजा राम मोहन राय है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो सती प्रथा को हटाने में भी राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, सामाजिक सुधारक के रूप में माना जाता है। अगला, राजा राम मोहन राय का मुख्य योगदान क्या था? उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन, महिला शिक्षा व धार्मिक सुधारों के लिए संघर्ष किया था। मतलब राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, जो सती प्रथा है उसको हटाने के लिए प्रयास किए थे, महिला जो शिक्षा है और उसमें जो धार्मिक सुधार है उसके लिए भी उनके द्वारा संघर्ष किया गया था। मतलब जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए गए थे, और जो धार्मिक सुरक्षा है, कौन सी सुरक्षा भाई, आपके सामने जो धार्मिक रूप से लोगों को सुरक्षा मिले, महिलाएं हैं उनको क्या किया जाता था भाई, पर्दा प्रथा करनी पड़ती थी, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। साथ के साथ आपके सामने जो धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की कुरीतियां देखने को मिलती थी, उन सब कुरीतियों को हटाने के लिए भी आपके सामने क्या किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था। समझ में आ गया आपको राजा राम मोहन राय के क्या क्या प्रयास थे भाई? उन्होंने सती प्रथा को हटाने के लिए प्रयास किए थे, महिला शिक्षा के लिए प्रयास किए थे और धार्मिक सुधारों के लिए प्रयास किए थे। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधार व अंधविश्वास का विरोध करना था। ब्रह्म समाज के द्वारा क्या किया गया आपके सामने, जो हमारा समाज है उसमें जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत है, मतलब एक ही ईश्वर है इस दुनिया के अंदर, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ईश्वर का निवास है, निर्गुण ब्रह्मा को मानते थे जो हर कण कण में व्याप्त है। साथ के साथ समाज में हमें महिलाओं की जीवन के अंदर सुधार करने की सख्त जरूरत है, और जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ और आपके सामने जो धार्मिक अंधविश्वास देखने को मिलते थे उसका विरोध करने का काम किया था, किसके द्वारा? ब्रह्म समाज के द्वारा। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। कौन से समाज का? आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ में आ गया आपको अच्छे से? भाई स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन माना, कौन थे जिनको आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है तथा वैदिक पुनः जागरण के भी समर्थक थे, और जो वैदिक धर्म है, वैदिक पुनः जागरण धर्म है उसके भी संस्थापक माने जाते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का सिद्धांत क्या था? आर्य समाज में वेदों की और लोटों और बुराइयों को समाप्त करने पर बल दिया था। तो आर्य समाज ने क्या किया था भाई? जो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, हिंदू धर्म को आपके सामने पुण्य जागरण करने का काम कर रहे थे। काफी लोग क्या है भाई, जो अरब आक्रमणकारियों के द्वारा क्या हो गया था भाई, भारतीय लोगों का हिंदू से मुस्लिम धर्म के अंदर जिन्होंने काफी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उनको फिर से भारतीय हिंदू सभ्यता के अंदर लौटाने का काम किया था, जिसमें उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। साथ के साथ उन्होंने, वो सिर्फ वेदों को मानते थे, मतलब जो वेदों में जो बात लिखी गई थी उनको वो एकदम क्या मानते थे, सही और सटीक मानते थे। उनका सिद्धांत था कि हमें वेदों की और जो लोटो है उस नारे को इन्होंने प्रतिपादित किया, और समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की बुराइयां पाई जाती थी उसको भी वो समाप्त करने की बात करते थे। अगला है, स्वामी दयानंद की शिक्षा क्या कहती थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की नीति क्या थी? वे वैज्ञानिक और वैदिक शिक्षा के समन्वय के पक्षधार थे। मतलब वो किसको मानते थे? उनका यह मानना था कि हमें जो हमारी प्राचीन सभ्यता चली आ रही है उसको भी चलने दिया जाए, और जो इस समय की, जो वर्तमान समय की मांग है भाई, वैज्ञानिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? वैज्ञानिक शिक्षा, वो आपके सामने वर्तमान समय की मांग है, उसको भी आपके सामने सभी जो लोग हैं, सभी जो आपके सामने समाज है उसको आपके सामने लेना चाहिए। तो वो दोनों चीजों को मानने के पक्षधार थे कि हमें वैदिक शिक्षा को भी मानना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शिक्षा उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैदिक शिक्षा दोनों को मानने के पक्षधार थे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद एक महान संत, दार्शनिक और भारतीय संस्कृति के प्रचारक माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को क्या, कौन थे भाई आपके सामने? जो भारतीय समाज के सबसे महान संतों में से जिनको जाना जाता है, जिनके दार्शनिक और भारतीय संस्कृति के भी प्रचारक थे। कौन थे भाई? स्वामी विवेकानंद है, जो भारतीय, जो हिंदू धर्म के संत थे, और इन्होंने भारतीय दर्शन पर बात की। किस पर बात की भाई? भारतीय दर्शन है इस पर इन्होंने बात की, और भारतीय जो संस्कृति है इसके प्रचार प्रसार के इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। अगले वाला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद क्या था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है उनके अनुसार राष्ट्रवाद? उनका राष्ट्रवाद अध्यात्म व मानवतावादी था। मतलब पूरे के पूरे हमें आध्यात्मिक विचारधाराओं पे चलना चाहिए। किस पे चलना चाहिए? आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार जीवन को जीना चाहिए, तथा मानवतावाद, मनुष्य को अपना जीवन है वो किस हिसाब से जीना चाहिए भाई? सभी मनुष्य को एकजुट होकर अपना जीवन जीना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मानवतावाद है।
मतलब अगर आप कोई भी धर्म की पूजा कर रहे हो, किसी भी धर्म की पूजा, और दूसरे धर्म के लोगों को या उसी धर्म के लोगों को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हो, किसी जानवर को पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो आप क्या है भाई, किसी भी प्रकार का धर्म है उसका पालन नहीं कर रहे हो, आप अभी भी अधर्मी व्यक्ति हो। समझ में आ गया? तो स्वामी विवेकानंद का धर्म आध्यात्मिकतावाद पर और मानवतावाद पर हुआ करता था, जो सेवा और त्याग पर आधारित था। किस चीज की बात करता था कि हमें सारा का सारा समाज उसकी सेवा करनी चाहिए, और त्याग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश की जो राष्ट्रवाद है उसको मना सकते हैं। शिकागो भाषण का क्या महत्व था? जो शिकागो में जो भाषण दिया गया उसका क्या महत्व था भाई आपके सामने। इस भाषण में भारत की आध्यात्मिक विचारधारा को वैश्विक मंच प्रदान करने का काम किया। मतलब ये जो भाषण था, इसमें जो भारतीय जो विचारधारा है उसको, जो आध्यात्मिक विचारधारा है, मतलब भारतीय जो लोग हैं उनकी जो आध्यात्मिक विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा है, उसको प्रदान करने का काम किया गया था। किसके द्वारा? शिकागो भाषण के द्वारा। इसके अंदर भाई अमेरिका के अंदर खेतरी के जो राजा थे उनके द्वारा इनको शिकागो भेजा गया था, और इन्होंने जो पहला शब्द क्या कहा था, हे मेरे पूरे विश्व के भाई और बहनों, ये शब्द सुनते ही इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। सारे के सारे लोग मंत्र मुग्ध हो गए, सभी लोग उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके प्रति आकर्षित हो गए, और कहते हैं कि जो मंच के बीच में और आपके सामने लोगों के बीच में काफी दूरी थी, उनके भाषण का इतना आकर्षण था कि लोग आगे जाते 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 बहुत उनके पास करीब पहुंच गए थे। समझ में आ गया? तो उसके बाद में इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी और इनको अलग अलग देशों में भाषण देने के लिए बुलाया गया। उसके बाद में इन्होंने भारतीय हिंदू धर्म की जो धार्मिकता है उसके बारे में इन्होंने काफी विचार रखे थे अपने। जो विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या है? विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या होता है? उनके अनुसार धर्म आत्मविश्वास व मानव सेवा का माध्यम है। विवेकानंद ने क्या माना? कोई भी धर्म होता है वो किसी भी मनुष्य का आत्मविकास करने का, क्या करने का? आत्मविकास तथा मनुष्य की जो सेवा करने का माध्यम माना। विवेकानंद ने क्या माना? धर्म कोई भी मनुष्य होता है उसके विकास करने पर, आत्मविकास करने पर, और मनुष्य की सेवा करने का माध्यम माना जाता है। राजा राम मोहन राय और दयानंद में क्या अंतर है? राजा राम मोहन राय आधुनिक सुधारवादी थे, मतलब वो आपके सामने जो वर्तमान समय के अंदर जो सुधारों की बात करते थे, और दयानंद वैदिक धर्म को मानते थे। किसको मानते थे भाई? वैदिक धर्म को मानने वाले थे स्वामी दयानंद। तो दयानंद सरस्वती हैं वो वैदिक धर्म को मानते थे, मतलब हिंदू परंपरा को मानते थे, और जो राजा राम मोहन राय ये एकेश्वरवाद को मानते थे और आपके सामने सुधारवाद की बात करते थे समाज के अंदर। विवेकानंद का युवाओं को क्या संदेश था कि हम आपको आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा पर काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का क्या मानना था? जो हमारे युवा है इनको एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये आप पर भी लागू होती है भाई। आप में से काफी जो विद्यार्थी हैं भाई जो अच्छे हैं, शिक्षा में भी अच्छे हैं, जिनको नॉलेज भी बहुत अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास, है ना। परीक्षा देने जाते हैं तो घबरा जाते हैं, है ना, और भी उनके सामने अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उनके अंदर आत्मविश्वास आना चाहिए, चरित्र का निर्माण और राष्ट्र सेवा उनका क्या था? प्रमुख संदेशों में से एक था। सामाजिक सुधार, इन विचारकों की भूमिका बताइए। सामाजिक सुधारों में तीन, समाज को रूढ़ियों से मुक्त करना, मतलब तीनों ने, चाहे आपके सामने स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे आपके सामने राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे दयानंद सरस्वती की बात करें, सबके सब ने किसकी बात की थी कि हमारे समाज के अंदर, हमारा जो धर्म है उसके अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियां, अनेक प्रकार की कमजोरियां, जो और पाखंडवाद आ चुका है। जैसे महिलाओं पर काफी अत्याचार होता था, छुआछूत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जातिगत व्यवस्था वो कैसी हो चुकी थी? एकदम रिजिड हो चुकी थी, है ना। तो इन सब चीजों से, रूढ़ियों से आपके सामने समाज को मुक्त करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? आपके सामने भाई तीनों के द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, धार्मिक सुधार में इनका क्या योगदान था? इन्होंने अंधविश्वास का विरोध करके तर्क संगत धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या आपके सामने जो चाहे स्वामी विवेकानंद है, इनके द्वारा क्या किया गया था? अंधविश्वास का, जो हमारे समाज में जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां फैल चुकी थी, रूढ़ियां फैल चुकी थी, इन सब का विरोध करते थे, और तर्क संगत तरीके से, किस तरीके से? तर्कों के माध्यम से समाज के अंदर आपके सामने क्या करते थे? समाज को बढ़ावा देने का काम करते थे। तो यही है, धार्मिक सुधार की बात की जाती थी किसके द्वारा? आपके जो ये तीनों के तीनों हैं, चाहे आपके सामने स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे स्वामी दयानंद की बात करें, अंधविश्वास को हटाकर तर्क संगत की बात क्या करते थे। इन विचार को, इन चिंतकों का आधुनिक भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे इन तीनों के तीनों विचारक, इनका क्या प्रभाव पड़ा? इनके विचारकों ने आधुनिक राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना को मजबूती दी। तो इन तीनों ने क्या क्या भाई? जो हमारा आधुनिक समाज है,
कैसा समाज है? जो हमारा आधुनिक समाज है उसमें जो राष्ट्रवाद है और सामाजिक चेतना है, इन तीनों को बढ़ाने का काम किया गया। हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें कमजोरी आती जा रही थी, है ना। हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे, हम धार्मिक रूप से बटे हुए हो चुके थे, चाहे जातियों के आधार पर बटे हुए, चाहे धार्मिक रूप से बटे हुए, हम समाज में बटे हुए थे। तो इस सब चीजों से आपके सामने राष्ट्रवाद और जो सामाजिक चेतना है उसको बढ़ाने का काम किया था। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 2। अब अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें तिलक, गोखले, तिलक और गांधी और हेगडेकर से आपके सामने संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता और संवैधानिक सुधारों के समर्थक थे। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? नरम दल के नेता थे। कौन सा दल भाई? नरम दल के नेता माने जाते थे। आपके सामने नरम दल क्या होता था? जो अंग्रेजों के खिलाफ बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने की बात करता था, वो कौन सा दल था? नरम दल हुआ करता था। उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु भी थे। और संविधान में सुधारों की बात की थी उन्होंने कि भाई अंग्रेजों के साथ आपके सामने बातचीत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं हम अपने समाज के अंदर भी, और जो हमारी जो संवैधानिक परंपराएं हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो समाज है उसके अंदर भी हम बदलाव कर सकते हैं। गोखले की राजनीतिक विचारधारा क्या थी? वे सुधार के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग के पक्षधार थे। मतलब हमारे समाज के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से समाज में बदलाव के पक्षधार कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन माने जाते हैं भाई? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वो हमारे समाज के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से और जो संवैधानिक दृष्टि से आपके सामने क्या उसको बदलाव की बात किया करते थे कि भाई शांतिपूर्ण तरीका से अंग्रेजों से बात करके धीरे धीरे समाज में संविधान लागू करके आपके सामने जो हमारा देश है उसको मुक्ति दिला सकते हैं अंग्रेजों से, और समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। अगले वाला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक कौन थे? भाई बाल गंगाधर तिलक आपके सामने कौन थे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। बाल गंगाधर तिलक को अपन उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उग्र राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उग्र राष्ट्रवादी नेता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, तिलक का क्या नारा था? तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या नारा था भाई? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपके सामने किसके द्वारा नारा दिया गया था? जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से रख लेना। कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा नारा दिया गया था। तिलक की राष्ट्रवाद कैसा था? तो जो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद को कैसे अपनाया, किस रूप में देखते थे? उग्र थे, नयो जवान खून हो, लड़ाई करने पर विश्वास रखा करता। समझ में आ गई? आया क्या करता? अंग्रेजों को काम के है वो देश तो मारो है, मैं करांगा राज, अंग्रेज तो बाहरी लोग ही, है ना। तो इस प्रकार की बात करते थे, एकदम जवान खून हो ना, जोश ज्यादा है। तो मैं की बात करा करता। सांस्कृतिक और जन आधारित था। मतलब हमारी उस समय की जो संस्कृति हुआ करती थी उस संस्कृति को मानते थे, और जो जन आधारित आपके सामने देखने को मिलता था। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। किसको क्या माने जाते थे? जो सत्य और अहिंसा है उसके मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? आपके सामने महात्मा गांधी है, वो आपके सामने सत्य और अहिंसा को मानने वाले थे और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से थे। क्या थे? जो हमारा भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, कौन सा संग्राम है? स्वतंत्रता संग्राम है, उसके प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते थे। कौन? महात्मा गांधी। समझ में आ गया आपको अच्छे से कि जो सत्य और अहिंसा को मानते थे और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। अगले वाला है, गांधी जी का सत्याग्रह क्या है? गांधी जी का सत्याग्रह का क्या सिद्धांत था भाई? गांधी जी के विरुद्ध सत्य और अहिंसा पर आधारित था। मतलब गांधी जी का जो आपके सामने जो सत्याग्रह था वो किस चीज पर आधारित था? अन्याय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लड़ाई करते थे? कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे समाज में हो रहा है चाहे अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और किसके माध्यम से? सच बोलकर, कि हम किसी भी लड़ाई को सत्य और अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी युद्ध लड़ा वो सत्य बोलकर और आपके सामने अहिंसा के माध्यम से लड़ाई की लड़ी थी। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन किसकी बात करता है? महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन किस पे बात करता है? नैतिकता, अहिंसा और जनसेवा पर आधारित था। किस चीज पर आधारित था? सभी लोगों को नैतिकता के रूप से एक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सभी लोगों को अपने संस्कार के आधार पर चलना चाहिए। अहिंसा और जन सेवा पर आपके सामने चलना चाहिए। किस हिसाब से चलना चाहिए? संस्कार के साथ, नैतिकता के साथ और जन सेवा के साथ आपके सामने जनता की सेवा करनी चाहिए। अहिंसा और
नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, केशव बालीराम हेगडेकर कौन थे, हेगडेवार कौन थे? तो केशव बालीराम हेगडेवार कौन थे, इसके बारे में बताना है। केशव बालीराम हेगडेकर आपके सामने राष्ट्रीय स्वयं सेवता संघ के आपके सामने संस्थापक थे। मतलब जो आरएसएस बोला जाता है ना, आरएसएस के आपके सामने संस्थापक माने जाते हैं केशव बालीराम हेगडेकर। हेगडेकर की विचारधारा क्या थी? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व संगठन का निर्माण करना। क्या करना? जो हमारा संस्कृति है और जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका निर्माण करना। किसका योगदान था भाई? हेगडेकर का आपके सामने मानना था। गोखले और तिलक में क्या अंतर है? गोखले नरमपंथी हुआ करते थे और तिलक गरमपंथी। नरमपंथी कौन होते थे भाई आपके सामने? नरमपंथी वो लोग हुआ करते थे जो आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें सिर्फ जो अंग्रेज है उनके साथ बातचीत के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, मतलब बुला चपड़ा के आपके सामने क्या करना, देश आजाद करने की बात किया करता। और तिलक और ही ये आपके सामने लड़ाई करके, आपके सामने उनके साथ प्रदर्शन करके, उन्हें मारपीट करके आपके सामने हटाने की बात किया करता। कौन था? जो बाल गंगाधर तिलक है। गांधी और तिलक में क्या अंतर है? गांधी अहिंसा पर और तिलक सक्रिय उग्रता पर बल देते थे। मतलब जो गांधी जी वो किस चीज पर बल देते थे आपके सामने? अहिंसा पर। समझ में आ गया कि सभी लोगों को आपके सामने जो अहिंसा है, अहिंसा के माध्यम से युद्ध लड़ना चाहिए। और तिलक है वो सक्रिय रूप से आपके सामने उग्रता की लड़ाई दंगों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो स्वतंत्रता आंदोलन को जीत सकते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो ग्राम स्वराज है, इस ग्राम स्वराज की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। इनका यह मानना था महात्मा गांधी का कि आत्मनिर्भर और स्वशासित गांवों की परिकल्पना करना। मतलब क्या मानते थे कि गांव कैसे होने चाहिए भाई आपके सामने? आत्मनिर्भर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जो आपके सामने जितने भी जो गांव है वो सारे के सारे गांव महात्मा गांधी के अनुसार आत्मनिर्भर होने चाहिए और स्वशासित गांव होने चाहिए। स्वशासित गांव कौन से होते हैं भाई आपके सामने? वो गांव आपके सामने जो सभी के सभी लोग खुद के पैसे खुद कमाए और आपके सामने सरकार के पैसे और अनुदान पर निर्भर नहीं रहे। मतलब जनता है उन काम करना चाहिए, की बात कराया करता महात्मा गांधी। हेगडेवार का सामाजिक दृष्टिकोण क्या था? समाज में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का योगदान देना। किसका योगदान देना भाई? आपके सामने समाज में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की बात करते थे। कौन? हेगडेवार। इन नेताओं का स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान बताइए। इन्होंने विभिन्न मार्गों से स्वतंत्रता संग्राम को सक्सेस किया। मतलब इन्होंने क्या किया? जो अलग अलग प्रकार के मार्ग हुआ करते थे, गोखले जो तिलक, इनके द्वारा अलग अलग मार्गों से स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने का काम किया गया था। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, सावरकर और जो श्यामल दास प्रसाद मुखर्जी उससे संबंधित प्रश्नों की देखेंगे। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और समाज सुधारक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? भाई आपके सामने भारतीय जो समाज है या भारतीय संविधान है उसके शिल्पकार है, मतलब उसके निर्माणकर्ता के रूप में माना जाता है और उसमें समाज सुधारक के रूप में माना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। समझ में आ गया आपको अच्छे से? भारतीय जो संविधान है उसके निर्माणकर्ता और भारतीय समाज है उसके आपके सामने सुधारक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। क्यों? दलित समाज को उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया था। भारत के संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में निर्माण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्माण किया गया था। अम्बेडकर का दार्शनिक विचार क्या है? इन्होंने सामाजिक न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा था। किसका? भारतीय जो सामाजिक समाज है उसके अंदर सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोग समानता के साथ, एकजुटता के साथ रहें और सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान हो। इस चीज की बात किसके द्वारा की गई थी? भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बात की गई थी। अगला है, अम्बेडकर का संविधान में क्या योगदान है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आपके सामने संविधान के निर्माण में क्या योगदान था? उन्होंने मौलिक अधिकारों और सामाजिक समानता की बात की। किसकी बात की? जो मौलिक अधिकार है ना भाई सभी लोगों के, उन सभी मौलिक अधिकारों की बात की और समाज की जो एकजुटता है, सभी लोगों को एकजुट कर होकर मिलजुल कर रहना चाहिए, उस प्रकार की बात की थी। किसकी बात की थी? मौलिक अधिकारों की और सामाजिक समानता की बात की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवतावाद के माने जाते हैं। किसके बात करते हैं? एकात्मक मानवतावाद के प्रवर्तक के रूप में उनको माना जाता है। एकात्मक मानवतावाद क्या होता है?
व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति संतुलित विकास करे। किस चीज के प्रति? जो कोई भी व्यक्ति होता है वो समाज और आपके सामने राष्ट्र है उसका संतुलित, मतलब लोगों का भी विकास हो, समाज का भी विकास हो और अपना देश है और राष्ट्र वो भी आगे बढ़े। इस प्रकार के विकास को क्या बोला जाता है भाई? एकात्मक मानववाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एकात्मक मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, वीर सावरकर कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर किसके थे? हिंदुत्व विचारधारा के मानने वाले थे। कौन सी विचारधारा को मानने वाले थे? हिंदुत्व की जो विचारधारा होती है उसके मानने वाले लोगों में से कौन हुआ करते थे? वीर सावरकर। कौन होते थे भाई आपके सामने? वीर सावरकर है वो आपके सामने जो हिंदुओं की जो विचारधारा होती थी, अपने हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके मानने वाले सभी व्यक्तित्वों में से जाने जाते हैं वीर सावरकर। सावरकर का राष्ट्रवाद किस चीज की बात करता है? सावरकर का राष्ट्रवाद बात करता है आपके सामने सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद की। किसकी? जो अलग अलग प्रकार के जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक राष्ट्रवाद देखने को मिलता है कि हमें संस्कृति के माध्यम से हमें अपने जो राजनीति है उसका भाग रखना चाहिए, उसको सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी आपके सामने जनसंघ है उसके आपके सामने संस्थापक माने जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता की बात करना और कश्मीरी एकता पर उनके द्वारा बात की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सावरकर में क्या अंतर है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक समानता की बात करते थे और सावरकर राष्ट्रवाद पर जोर दिया करते थे। तो ये था आपके सामने भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।